हेलो एवरीवन, आज 9 अक्टूबर 2025 है और आज से करंट अफेयर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आज हम 9 अक्टूबर 2025 में जो न्यूज इवेंट्स चर्चा में रहे 8 अक्टूबर 9 अक्टूबर में को यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट उनको हम लेके आए हैं। चाहे यूनेस्को में हुई अपॉइंटमेंट को लेके हो, चाहे अगर आप देखेंगे IRSA के बारे में हो, इसके अलावा अगर आप देखो ONDLS पोर्टल क्या है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा में था, जो कहीं ना कहीं सीडेक और CDSO ने मिलकर बनाया है, वो काफ़ी चर्चा में था। फिर MSc सर्टिफिकेशन क्या होता है यह भी चर्चा में था, यह भी जानेंगे। इस तरह से टोटल 9 MCQs है। यूनिकॉर्न कंपनीज क्या होती हैं, कौन सी बनी है, ईस्टर जो आइलैंड है वो क्यों चर्चा में था, कहाँ पे है, क्या लोकेशन है उसकी। तो ये जो MCQs हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज से कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आप यहाँ पे इससे प्रीफर कर सकते हैं। अब इसमें पर्पज़ ये रहता है कि करंट अफेयर आप तैयार करो, साथ ही स्टैटिक भी आपका तैयार हो। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला MCQ यहाँ पे किसका संबंध में है गिव मी अ सेकंड। हाँ, पहले MCQ यहाँ पे बात कर रहा है यूनेस्को में अभी क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। अब अगर आप बात करोगे कौन है वो, उनका नाम है खालिद एल अनानी। खालिद एल अनानी। अब ये खालिद एन जो अनानी है वो कहाँ के, वो इजिप्ट के टूरिज्म मिनिस्टर है आई थिंक, जो एंटिक्विटीज़ और ये सब डिपार्टमेंट है वहाँ पे इजिप्ट के। इजिप्ट कहाँ है? मिस्र में, आपको पता होना चाहिए। अफ्रीका का मैप अगर आपने देख रखा है तो इस लोकेशन में इजिप्ट है। कल भी हमने देखा था जहाँ पे जो नाइल रिवर बहती है और यहाँ पे मेडिटेरियन सी में जाके गिरती है, ठीक है। अस्वान डैम भी बना हुआ है नाइल रिवर पर, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इजिप्ट के बारे में कुछ बातें हैं। अब अगर आप देखो कि इनकी अपॉइंटमेंट कहाँ पे, यूनेस्को में हुई है। तो यूनेस्को के बारे में MCQ, यूनेस्को वाज इस्टेब्लिश इन 1945, प्रमोट एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन। तो शिक्षा विज्ञान को प्रमोट करने के लिए 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। अगर आपका सन आपको इसके बारे में पता है तो आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इट हेडक्वार्टर इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब जेनेवा कैपिटल नहीं है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड कैपिटल कौन सी, बर्न है, ठीक है ना, बर्न कैपिटल है, जेनेवा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। तीसरा, इट मेंटेन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अंडर द UN जनरल असेंबली। ये UN जो जनरल असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है, आपको पता है कि UN की 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। उसके अंतर्गत जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट होती है उसको प्रिपेयर करती है। ये स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। अब अगर आप देखें पहला स्टेटमेंट जो था वो एकदम करेक्ट है यहाँ पे कि 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अब इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये जेनेवा में नहीं बल्कि कहाँ पे, पेरिस में है। कहाँ पे, पेरिस में है। और पेरिस किसकी कैपिटल है, फ्रांस की कैपिटल है। जेनेवा इसलिए बोला जाता है कि जेनेवा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का और वहाँ पे हेडक्वार्टर है। मैं बताऊंगा बहुत सारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जिनका जेनेवा में हेडक्वार्टर है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ये और ये दोनों बाहर हो गए। अब रही बात तीसरी, इट मेंटेन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अंडर द UNGA। तो UNGA के अंतर्गत क्या इसे वो करती है, नहीं, ये इसकी खुद की लिस्ट है। UNGA से इसका संबंध यहाँ पे कोई नहीं है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से लिस्ट दे रही है, ठीक है। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैसे डिक्लेयर किया जाता है, मैंने आपको बताया था, कोई भी देश अपनी लिस्ट एक बनाता है, उसे फिर यूनेस्को बाद में टेंटेटिव लिस्ट में रखता है। फिर यूनेस्को की कमेटी होती है जिसमें 21 मेंबर होते हैं। वो कमेटी फिर डिसाइड करती है कि उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करना है नहीं कि करना है, ये हम देखते हैं। कल हमने देखा था कि मिस्र में कल हमने देखा था कौन कौन से मंदिर इंपॉर्टेंट है, जो अंकोर वाट है, वेरियस जो टेम्पल हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट में है, तो वो कल हमने देखा था। तो ये तो प्रोसेस होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि हेडक्वार्टर कई बार पूछा जाता है या इस तरह के स्टेटमेंट गलत कराया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए जेनेवा में किसके किसके हेडक्वार्टर, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इससे ये हो जाएगा कि आपको ये तो पता रहेगा जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है नहीं। जैसे अगर आप देखो WHO के बारे में अगर बात करो तो 1948 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में आपको मिलेगा। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वहीं पे जेनेवा में 1995 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा अगर आपने सुना होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको 1919 में स्टैब्लिश किया गया था जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था उस टाइम पे, तो इसका भी हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में मिलेगा। फिर वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो जिसको 1967 में स्टैब्लिश किया गया था, उसका भी हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में मिलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज है, सॉरी, इसको 1950 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका भी हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, जेनेवा मिलेगा। 3 इंपॉर्टेंट और संस्थान हैं बहुत जिनका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। एक तो WMO है, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1950 में स्टैब्लिश किया गया था, इसका भी हेडक्वार्टर वहीं है। इसके अलावा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU का भी हेडक्वार्टर है। अब इन सारी संस्थाओं से पहले ITU को स्टैब्लिश किया गया था 1865 में, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन है ना यूनियन, ठीक है। अब अंकटाड का भी हेडक्वार्टर आपको कहाँ में मिलेगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका भी हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा,
जिनेवा में मिलेगा, 1964 में स्टैब्लिश किया गया था। यूएनएचआरसी के बारे में देखा, यूएनएससीआर का भी हेडक्वार्टर आपको वहीं मिलेगा, कहाँ पे, जिनेवा में। इसको 2006 में स्टैब्लिश किया गया था, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो ह्यूमन राइट काउंसिल है, और ये कौन सा है, ये है हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। तो इतने सारे संस्थान हैं जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में है। इसलिए मैंने एक बार बता दिया, जिससे आप अगर जिनेवा वाले याद हैं, फिर रह जाता है कौन सा, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इन दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, ये आपको पता ही होगा। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, ADB का मुख्यालय मनीला में है। सारे इंस्टीट्यूशन हमने यहाँ पे देख लिए। अब बात करते हैं अगले MCQ की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर टू आर्किटेक्ट। भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के बारे में आपको स्टेटमेंट यहाँ पे बताने हैं, कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन सा इनकरेक्ट है। पहला, इट इज़ द फर्स्ट नेशनल स्पेसिफिकेशन डिफाइनिंग स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट फॉर द सॉफ्टवेयर डिफाइनिंग रेडियोस। यह सॉफ्टवेयर परिभाषित जो रेडियो है उसके मानकीकृत सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट परिभाषित करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय गाइडलाइन है, फर्स्ट नेशनल गाइडलाइन है ये इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ठीक है। दूसरा, इट वाज ज्वाइंट डेवलप बाई DRDO, IDS व मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनके द्वारा इसे ज्वाइंटली डेवलप किया गया है। तीसरा, IRS इज बेस ऑफ यूरोपियन ISOS स्टैंडर्ड। तो यूरोपियन का ISOS स्टैंडर्ड है, उसके आधार पर IRS है भारत का स्टैंडर्ड बना है रेडियो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए। अब अगर आप देखें, IRS स्टैंड IRS स्टैंडर्ड 1.0 जिसे बोला जा रहा है, यह DRDO के नेतृत्व में, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके इनिशिएटिव में इसको शुरू किया गया है। यह भारत का पहला स्टैंडर्ड SDR फ्रेमवर्क तो है। अब SDR-1 आखिर अगर आप देखें इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज ये कि जो भी रेडियो सिस्टम से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है उसको एक बेहतर आर्किटेक्ट प्रदान करना, जिससे कम्युनिकेशन गैपेज ना हो पाए, लीकेज ना हो पाए। ठीक है। अब इसमें API, एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, पोर्टेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा गया, इंटरऑपरेबिलिटी हो, ये सब यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 और 2। जो इसके बारे में बोल रहा है कि यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करता है, जो नाटो के अंदर फ्रेमवर्क है उसको अडॉप्ट करता है, ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है। ये एक इंडियन स्टैंडर्ड वाला एक आर्किटेक्ट है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ONDLS। ONDLS पोर्टल के बारे में आपको स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। ONDLS का मतलब क्या है, ONDLS का मतलब ये है कि ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन ड्रग लाइसेंसिंग पॉलिसी या सिस्टम, पॉलिसी सिस्टम यहाँ पे एक तरह का ऐसा सिस्टम है जो ड्रग के संबंध में लाइसेंस जारी करेगा। इट डेवलप्ड बाय द CDSCO के द्वारा इसको डेवलप किया गया है विद द सपोर्ट ऑफ CDAC जो है सेंटर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो सुपर कंप्यूटर भी बनाती है, CDAC ही सुपर कंप्यूटर बनाती है, पर हम ये इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको। दूसरा, इट एक्ट एज अ सिंगल विंडो डिजिटल सिस्टम फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ वेरियस ड्रग रिलेटेड लाइसेंस इन इंडिया। यह भारत में जो वेरियस औषधि संबंधी लाइसेंस है या दवाइयों के लाइसेंस है उसके लिए सिंगल विंडो बनेगा। तो ये स्टेटमेंट तो जनरल लग रहा हो सकता है ये सही हो। तीसरा, द सिस्टम अलाउ यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग प्रोसीजर अक्रॉस स्टेट यूटीज इंक्लूडिंग दोज ब्लड बैंक एंड WHO GMP सर्टिफाइड। तो इसके द्वारा सारे विश्व में, विश्व बोल नहीं, पूरे भारत में एक समान स्टैंडर्ड डेवलप किया जाएगा। तो 1 नेशन 1 लाइसेंसिंग की पॉलिसी यहाँ पे बताई जा रही है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट लग रहा है, तो इन दोनों में ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। पहला भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अब अगर आप देखो CDAC के बारे में यहाँ पे बात हो रही है ना कि आखिर CDAC क्या है, CDAC के बारे में थोड़ा सा पहले देख लो आप। CDAC क्या है, CDAC को स्टैब्लिश किया गया था 1988 में। यह एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी है, MIT जिसको बोलते हैं, उसके अंतर्गत काम करता है, जिसका पर्पज ये होता है कि हाई क्वालिटी कंप्यूटर बनाना, हाई क्वालिटी के सॉफ्टवेयर डेवलप करना, हाई क्वालिटी के सुपर कंप्यूटर बनाना, ये इसका काम होता है। साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करना, ये सारा काम CDAC का होता है। इसको 1988 में स्टैब्लिश किया गया था। वहीं अगर हम बात करें जो ये ड्रग रिलेटेड संस्थान है CDSCO, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1960s में। इसका काम क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत काम करते हैं। जो ड्रग होती हैं, दवाई होती हैं, मेडिकल टूल्स होते हैं, उनके संबंध में रेगुलेशन बनाना, उनके संबंध में स्टैंडर्ड बनाना, लाइसेंस जारी करना, क्लिनिकल ट्रायल करना, ये सारा काम किसका होता है, CDSC का होता है। ठीक, तो ये दो बातें यहाँ पे हो गई। सॉरी। अब अगर आप देखें तो रिसेंट में जो अभी क्या हो रहा है कि एक डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाया जा रहा है लाइसेंस के संबंध में। ठीक है ना, जिसमें CDAC और CDSO दोनों यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिससे यूनिफॉर्मिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, सारे स्टैंडर्ड में समान आएगा तो यूनिफॉर्मिटी आएगी इससे। ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स और सेल्स लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया, इसके काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स संबंधी जो प्रोसेस है उसको जांचना, उसके बारे में लाइसेंस जारी करने के बारे में उसको सारा मैनेजमेंट करना। ठीक है। और ये यहाँ पे इसका पर्पज है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 इसका साथ तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द MSc क्या है, MSc सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रिकॉग्नाइज सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस बेस्ड ऑन FAO कोड कंडक्ट रिस्पॉन्सिबल फिशिंग। FAO फूड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है ना,
FAO जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर रोम में है। तो आज सारे हेडक्वार्टर हमने यहाँ पे देख लिए। तो MSC जो है एक सर्टिफिकेशन का सिस्टम है जो FAO गाइडलाइन के अंतर्गत होती है सस्टेनेबल फिशिंग के लिए। सस्टेनेबल फिशिंग का मतलब ये होता है कि मछलियाँ इतनी ना पकड़ लें कि समुद्र में मछलियाँ खत्म हो जाए, तो इससे बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे निगेटिवली इम्पैक्ट हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे पर्पज होता है कि एक सस्टेनेबल रास्ता अपनाया जाए। तो उसके संबंध में गाइडलाइन है, MSC सर्टिफिकेशन है उसके संबंध में। दूसरा, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द ऑल फिशिंग ऑपरेटिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो वाटर होता है जहाँ पे किसी देश का हक नहीं होता, वहाँ पर जो मत्स्य पालन के लिए सभी में ये अनिवार्य होता है MSC सर्टिफिकेशन। तीसरा, द सर्टिफिकेशन इज वैलिड फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए वैलिड है, सब्जेक्ट टू एनुअल ऑडिट, जिसका एनुअल ऑडिट भी होता है। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे बताया जा रहा है। अब अगर आप बात करो तो MSC जो है जिसको बोला जा रहा है MSC मैरीटाइम काउंसिल मैनेजमेंट, MSC क्या क्या फुल फॉर्म हो जाएगा इसका, मैरीटाइम काउंसिल सिक्योरिटी ऐसे कुछ इसका फुल फॉर्म है। तो अगर आप देखोगे मरीन गिव मी सेकंड, मरीन स्टेवार्डशिप काउंसिल सॉरी गलत वो हो गया था वहाँ पे। तो मरीन स्टेवार्डशिप काउंसिल इसका फुल फॉर्म है। ये जो काउंसिल होती है एक तरह का NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सस्टेनेबल फिशिंग के लिए और सी फूड को ट्रेस करने के संबंध में ग्लोबल गाइडलाइन जारी करता है। ठीक है, सस्टेनेबल सी फूड मार्केट बना रही है यहाँ पे काम करता है। ठीक है, इसके 3 प्रिंसिपल होते हैं। एक तो स्टॉक हेल्थ, मछलियों का जो स्टॉक है वो बना रहे, एनवायरमेंट इम्पैक्ट ज़्यादा ना हो और इफेक्टिव मैनेजमेंट हो। ये सारे काम किसके हैं, MSC के काम है। ठीक है, अब ये FAO का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रिस्पॉन्सिबल फिशिंग होती है, उसके संबंध में प्रमाण पत्र भी जारी करता है। भारत में अगर आप बात करो 10 टाइप की जो फिशेस होती हैं उनके संबंध में MSC सर्टिफिकेट यहाँ पे मिले हैं। जब पहली जो MSC सर्टिफिकेट मिला था तो उससे मिला था पाफिया मलाबारिका को, 60 ने क्लेम उसको यहाँ पे मिला था, जो अष्टमुडी केरल में पाई जाती है। ठीक है, 2014 में इसको सर्टिफिकेट मिला था। तो ये यहाँ पे चर्चा में था। अब इसका पर्पज़ क्या होता है, स्टेटमेंट पहले देख रहे हैं कौन कौन सा करेक्ट, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं। तो पहला तीसरा इसका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है ना, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसका इनकरेक्ट है। ठीक, अब अगर आप देखिए इसका पर्पज क्या है ये पूरे सर्टिफिकेशन का, कि ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखो यहाँ पे पहुंच होनी चाहिए बाजार में सभी की। ठीक है, निर्यात में वृद्धि हो और सस्टेनेबल फिशिंग हो, ये यहाँ पे इसका पर्पज रहता है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सभी जो इसमें बोला मत्स्य पालन के लिए अनिवार्य है, ऐसा यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया इसके दिए जाते हैं, उसके आधार पर इसको पालित किया जाता है। वैसे भी आल यहाँ पे लगा हुआ है तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नेसोलेक्सनस बनाबिटानाई इज ए न्यू वॉस्प स्पीशीज डिस्कवर इन केरला साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये नेसोलिंक बनाबिटाली केरला के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में खोजी गई नई ततैया प्रजाति है। दूसरा, इट इज़ द हाइपर पैरासिटोइड बिलोंग टू द यूलोफिडाई फैमिली, यह यूलोफिडे फैमिली संबंधित है और हाइपोपैरासिट मतलब कि अति परिजीवी है। इट्स पैरासाइट्स अदर पैरासोडॉइड वास्प लाइक कैरोपो आदित्य विच इज टर्न पैरासाइट बटरफ्लाई कैटर। यह है, अगर आप देखें तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट बता रहा है कि एक अगर आप देखो चारोस्प या पैरासाइट जो होते हैं वो अदर जो पैरासाइट्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो पैरासाइट के ऊपर एक पैरासाइट डिपेंडेंट होता है, इसके संबंध में यहाँ पे बोल रहा है। अभी स्टेटमेंट अभी सारा करंट अफेयर बताऊंगा तो इसका समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्या हो रहा है, साधारण भाषा में आप समझिए कि एक नई प्रजाति वाष्प प्रजाति भी उसे बोला जाता है, या अगर ततैया भी बोला जाता है, उसे बोला जा रहा है को क्या, NESOL निसोलेनिक्स बेनाबितानाई। ये क्या है, भारत की 7वीं ततैया प्रजाति, 7th इसे आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है ना, अब ये अपना इसे आइडेंटिफाई कहाँ किया, इसे वेस्ट बंगाल में आइडेंटिफाई किया गया है, वेस्ट बंगाल में आइडेंटिफाई किया गया है। तो पहला ऑप्शन केरल है, तो एलिमिनेट कर दो आप पहला तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 2 और 3 यहाँ पे आ गया। अब इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ है कि जो ततैया प्रजाति उसकी स्टडी को बढ़ावा देना। ठीक है ना, या इसके अलावा अगर आप देखो जो 7 इसकी अलग अलग प्रजातियाँ होती है, सबसे पहले अगर आप देखो 1936 के आसपास इसको पहली जो इसकी प्रजाति उसको डेवलप किया, मतलब कि पाया गया था। ठीक है, जिसको निसोलेनिक्स डेल्टा फगस बोला जाता था। तो सारी जो प्रजातियाँ हैं वो इसी की हैं। इसका मतलब कि जो कॉमन नेम है ये निसोलिफिनिक्स है। तो ये अभी रिसेंट में उसका नाम क्या है, बेनाबितानाई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला एलिमिनेट हो जाएगा लोकेशन बेस्ड पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। अब ये नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है पंजाब के रूपनगर जिले में, कहाँ पे, रूपनगर पंजाब में। ठीक है ना, रूपनगर पंजाब। अब एक ये बात मैंने आपको बता दी, इस बेसिस पर एलिमिनेट कर लेना आप। इट इज़ लोकेटेड इन द हिमाचल प्रदेश, फॉर्म पार्ट ऑफ द ब्यास वेटलैंड। ब्यास वेटलैंड का पार्ट है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इट वाज डिजिनेटेड रामसर साइट, 2019 में रामसर स्थल इसे बनाया गया था, जो 1971 में रामसर कन्वेंशन जो ईरान में हुआ था उसके आधार पर बनाया गया है। इट ऑक्यूपाइज अ मैन मेड रिजर्वायर क्रिएटेड ए पार्ट ऑफ द बाखरा नांगल प्रोजेक्ट।
यह भाखड़ नांगल जो प्रोजेक्ट है उसके तहत एक मानव निर्मित जलाशय है, इसके बारे में आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया कि रूपनगर पंजाब में है, तो पहले स्टेटमेंट इनकरेक्ट कर दो। अब 2-3 में ये बचे। अब ये रामसर साइट तो है, इसको 2019 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था और 2009 में से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। इसका एरिया अगर आप देखो तो लगभग मुझे लगता है कि 170 किलोमीटर या 160-120 किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है। और ये जो वाटर बॉडी है यहाँ पे आर्टिफिशियल भाखड़ नांगल प्रोजेक्ट का पार्ट है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसकी और क्या यहाँ पे जानकारी जाननी है। यहाँ पे अभी क्या हुआ कि 100 के आसपास जंगली सुअर की मौत हो गई है, जिसके बाद यहाँ पे ये चर्चा में आ गया। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। इंडियन पेंगोलिन होता है, इजिप्टियन वल्चर होता है, लेपर्ड्स होते हैं, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। मोर देन अगर आप देखो 200 के आसपास स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड 3, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ यूनिकॉर्न कंपनी इज प्राइवेटली ओन बाय स्टार्टअप वैल्यू 1 बिलियन। 1 बिलियन जिस कंपनी का मूल्य हो जाता है उसे यूनिकॉर्न कंपनी बोला जाता है। दूसरा, द टर्म ऑफ यूनिकॉर्न वाज फर्स्ट यूज इन 2013 बाय वेंचर कैपिटलिस्ट एलिन ली। एलिन ली के द्वारा पहली बार इसे यूज किया गया था यूनिकॉर्न वर्ड को। दूसरा, ए गैजेल स्टार्टअप हैज वैल्यूएशन बिटवीन 200 मिलियन टू 500 बिलियन। अब जैसे यूनिकॉर्न 1 बिलियन वाले को बोला जाता है, वैसे 200 मिलियन से 500 मिलियन वाले को बोला जाता है गैजेल। अब ये आपको पता है, नहीं पता है, नहीं पता है तो हम अभी यहाँ पे देख लेंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा उसके बारे में आप यहाँ पे सबसे पहले जानो। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है। कोई भी प्राइवेट अगर स्टार्टअप, सपोज करो कि मैंने कोई प्राइवेट स्टार्टअप स्टार्ट किया, ठीक है, मेरे स्टार्टअप का नाम ए है। अब मेरे स्टार्टअप की अगर वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाती है तो वो मेरी कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले 2013 में एलन ली ने इसे डिक्लेयर किया था। तो ये बात यहाँ पे सही है, ये बात भी यहाँ पे सही है। 1-2 तो सही हो गया। अब तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देखना है करेक्ट है इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे अगर आप देखो ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में कुछ और, जैसे भी यूनिकॉर्न कंपनी जैसे फिजिक्स वाला के बारे में आपने सुना होगा, यूनिकॉर्न कंपनी है। ठीक है, अब जो गैजेल होते हैं वो 500 मिलियन से लेके 1 बिलियन तक जो 2 साल में यूनिकॉर्न बनने की जिनकी संभावना होती है उन्हें गैजेल बोला जाता है। और जो दो मतलब कि क्या देखो 3 कैटेगरी है। 200 मिलियन से लेके 500 मिलियन तक की अगर आपकी कंपनी $1 मिलियन कंपनी है तो आपकी कंपनी को बोले चीता कंपनी, चीता कैटेगरी में आएगी। फिर 500 मिलियन से अगर आपकी कंपनी कैटेगरी आती है $1 बिलियन के बीच में, उसे गैजेल कैटेगरी बोला जाता है, गैजेल। और $1 बिलियन से ऊपर अगर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन है उसे बोला जाएगा क्या, यूनिकॉर्न। ठीक है, तो यूनिकॉर्न उसको बोला जाएगा। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखो बहुत सारी बात में यूनिकॉर्न डिक्लेयर की गई हैं, इस वजह से यहाँ पे चर्चा में रहता है। ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। दुनिया में अगर आप देखो तो 1200 से 1300 के आसपास यूनिकॉर्न वर्तमान में हो जाती हैं। अब यूनिकॉर्न की खासियत है, यूनिकॉर्न को शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। पहले यूनिकॉर्न बनेगी खुद के दम पर, उसके बाद वो लिस्ट हो सकती है। जैसे फिजिक्स वाला का भी हो सकता है IPO आए तो फिर उसमें लिस्ट होगी, क्योंकि यूनिकॉर्न काफ़ी टाइम पहले वो बन चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 बात कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड अगर आप देखो तो भारत में सॉरी यहाँ पे पैसिफिक ओशियन ये यहाँ पे है। ये अगर आप देखो ये एशियन अफ्रीकन रीजन हो गए, ये यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका हो गए। तो यहाँ पे इस रीजन में एक आइलैंड है जिसे ईस्टर आइलैंड बोला जाता है, जो बेसिकली साउथ पैसिफिक रीजन, ये नॉर्थ पैसिफिक हो गया, साउथ पैसिफिक रीजन हो गया। तो उस रीजन में ये चर्चा में था, जिसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। और अगर आप देखा ऐसा माना जाता है कि चिली का एक आइलैंड है। तो चिली यहाँ पे जो कंट्री है जिसकी कैपिटल है सेंटियागो, उसका एक आइलैंड है। चिली की और क्या खासियत है, चिली में एक तो सेंटियागो है, दूसरा अगर आप देखो टिटीकाका लेक भी है, आई थिंक वहीं है। ठीक है, इसके अलावा मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा इसके अलावा चिली के बारे में कुछ ऐसा याद आता तो बताता हूँ। तो ईस्टर्न आइलैंड है लोकली नोन एज रापू नुई इज एन पोलिनेशियन आइलैंड लोकेटेड इन सदर्न पैसिफिक ओशियन। तो सदर्न पैसिफिक ओशियन में ये लोकेटेड है, यहाँ पे ईस्टर्न आइलैंड, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, इट इज स्पेसिफिकली नोन एज टेरिटरी ऑफ पेरू। तो पेरू की टेरिटरी ऐसा यहाँ पे बोला स्टेटमेंट देखिए, तो यही तो यहाँ पे बात है। दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है, चिली की टेरिटरी है ना कि पेरू की। पेरू चिली दोनों ही साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, लेकिन ये टेरिटरी चिली की है। द आइलैंड इज नोन इट्स मेगालिथिक स्टेटस। यहाँ पे एक मेगालिथिक पहाड़ पत्थर की एक स्ट्रक्चर है जो वॉल्केनिक इरप्शन से बने थे, उसे मोई बोला जाता है, मूर्तियाँ भी बोला जाता है, उसे स्टैचू बोला जाता है। तो ये इस वजह से यहाँ पे चर्चा में था, क्योंकि इसे अगर आप देखो जो मोई मूर्तियाँ हैं उनको यूनेस्को हेरिटेज साइट में आई थिंक डिक्लेयर किया गया, जिस वजह से न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे एलिमिनेट कर दो तो 1 और 3 इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे। तो चिली के बारे में और क्या देख रहे थे, तो सेंटियागो मैंने आपको बताया, वहाँ कैपिटल है, टिटीकाका लेक वहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा तांबे के उत्पादन में प्रथम रैंक है। और क्या, और एंडीज यहाँ पे जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है कहाँ पे, जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।